जय हिंद। एनसीईआरटी बायोलॉजी 12th क्लास के अंदर हम लोग पिछले वीडियो में मानव स्वास्थ्य और रोग में हैजा नामक बीमारी की चर्चा विस्तार से कर लिए थे। उसके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग के स्तर पर होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। आज हम लोग जिस बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस नए वीडियो में वो होगा मलेरिया। मलेरिया भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इससे रिसेप्शनिस्ट और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के प्रश्न आगामी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी तक भी पूछे गए हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन चैप्टरों से, इस टॉपिक से। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा मलेरिया। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग मलेरिया के बारे में। सबसे पहले मलेरिया, जैसे कि आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया था कि किसी भी बीमारी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको कुछ पॉइंट्स में हम लोग को क्लासिफाइड कर लेना है। जैसे कि वो होता किससे, मतलब बीमारी उत्पन्न किसके वजह से हो रहा है, जिसे हम लोग पैथोजेन बोलते हैं, जिसकी चर्चा पिछले वाले वीडियो में हो चुकी है। पैथोजेन किसे कहा जाता है, जिसको हम लोग रोग कारक या रोगाणु भी कहा जाता भी है उसको। तो पैथोजेन क्या होगा इसका, किससे मलेरिया जीवाणु उत्पन्न होगा, सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि जो बीमारी होती है वह कैसे होती है, उसके सिम्टम क्या होंगे। तो हम लोग बात करेंगे इसके पश्चात लक्षण का। इसी बीच हम लोग चर्चा कर लेंगे कि कौन सा अधिक अंग प्रभावित होगा हमारे शरीर का, सबसे सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होगा। इसके पश्चात जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा इसके उपचार का, कि क्या कोई उपचार मलेरिया का वर्तमान समय में हमारे मेडिकल साइंस में डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, या इस पर रिसर्च वगैरह चल रहा है, क्या इसका आज तक का अपडेट है, इसकी चर्चा करेंगे। और इसके पश्चात इसका हम लोग कुछ पॉइंट में देखेंगे, रोकथाम को, प्रिवेंशन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस बीमारी को हम लोगों ने कुल 4 पार्ट्स में बांट लिया है। एक हमारा है पैथोजेन कि किससे होगा, दूसरा है लक्षण, जब बीमारी उत्पन्न होगी तो लक्षण किस किस प्रकार का एक रोगी जो होगा वो प्रदर्शित करेगा। उपचार, इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो कैसा होगा, और साथ में रोकथाम कि आखिर ऐसा क्या क्या किया जाए हमारे समाज में जिसके वजह से बीमारी बहुत कम पनपे और रोग कम से कम ग्रसित हो, वो हमारा रोकथाम कहलाता है। तो इन 4 बिंदुओं में हम लोग आज के इस टॉपिक को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तभी हम कि किससे होगा मलेरिया नामक बीमारी, इसका पैथोजेन क्या होगा। तो मलेरिया जो होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के द्वारा उत्पन्न होता है। तो मलेरिया उत्पन्न किससे होगा, इसका पैथोजेन क्या होगा, इसका रोग कारक क्या होगा। तो ये उत्पन्न होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से, जिसकी वजह से ये उत्पन्न होगा। उस परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं तो बढ़ेंगे आगे। प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी है यह उपस्थित होता है मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के लार में पाया जाता है। तो जो परजीवी है हमारा ये प्लाज्मोडियम, ये मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के लार में पाया जाता है। ये उसी के लार में अपना जीवन चक्र पूरा करने में सबसे अधिक रिलायबल होता है, इसलिए यह मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के लार में पाया जाता है। चूँकि
मनुष्य का रक्त चूसने का जो प्रवृत्ति होता है, जो टेंडेंसी होता है, वो केवल मादा मच्छरों का होता है, क्योंकि उसे अपने संततियों को पालने के लिए रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए केवल रक्त चूसने का जो प्रवृत्ति होती है वो मादा मच्छरों की होती है। नर मच्छर जो होते हैं वो केवल पेड़ पौधों के रस वगैरह को चूस करके अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से रक्त को चूस कर अपने जीवन को व्यतीत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी है वो केवल और केवल मादा एनोफिलिस नामक मच्छर के लार में पाया जाता है। उसके पश्चात आगे क्या होगा, ये जो हमारा परजीवी है प्लाज्मोडियम, यह 2 प्रकार से अपना जीवन चक्र को पूरा करता है। अगर हम बात करें तो ये जब किसी मनुष्य के सेल में होता है, जब ये किसी मनुष्य के सेल के अंदर पाया जाता है तब यह अलैंगिक जनन करता है, और जब यह मादा एनोफिलिस मच्छर के लार में होता है तब यह लैंगिक जनन को प्रोड्यूस करता है। जब यह परजीवी किसी मनुष्य के रक्त में प्रवेश करता है, और प्रवेश कब करेगा, जब मादा एनोफिलिस नामक मच्छर किसी मनुष्य को काटेगी, और जब वह उसको काटेगी तो उसका जब सूंड अंदर जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि उसका लार भी जाएगा, और जब लार रक्त के संपर्क में जाएगा तो उसके लार के अंदर से यह परजीवी निकल करके रक्त प्रवाह में चला जाता है, जिस मनुष्य को वह काटती है उसके अंदर। और यह हंसिया के आकार का होता है। ये बात ध्यान देंगे कि प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है वो हंसिया के आकार का होता है, हंसिया आकार का होता है ये। और जब यह प्रवेश करेगा किसी भी मनुष्य के रक्त के अंदर तो उसके हीमोग्लोबिन को ये तोड़ता है। ये ध्यान रखेंगे, ये सबसे पहले इसका काम होता है कि हीमोग्लोबिन को तोड़ेगा, और तोड़ने के पश्चात हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है हीमोजाइम नामक एक विषाक्त पदार्थ में। और जैसे ही हीमोग्लोबिन टूट करके एक हीमोजाइम नामक विषाक्त पदार्थ के रूप में कन्वर्ट होगा, मनुष्य को बहुत तेज कंपन के साथ बुखार उत्पन्न होता है, और इसी बुखार को हम लोग कहते हैं मलेरिया नामक बुखार। तो एक बार फिर हम इस चीज़ को रिपीट कर दें कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी मादा एनोफिलिस नामक मच्छर के लार में पाया जाता है। ठीक है, और यह परजीवी जो होता है वह 2 प्रकार से अपना जीवन चक्र पूरा करता है। एक कि जब वह किसी मनुष्य के सेल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, या फिर वो किसी मादा एनोफिलिस मच्छर के लार में रहेगा। जब किसी मनुष्य की कोशिका में रहेगा तो अलैंगिक जनन करेगा, और जब किसी मादा एनोफिलिस मच्छर के लार में रहेगा तो लैंगिक जनन करेगा। ठीक है, यह हंसी के आकार का होता है, और जब यह मच्छर किसी को काटती है तो वह परजीवी मनुष्य के रक्त के प्रवाह में चला जाता है, और वहाँ जाकर के उसके रक्त के हीमोग्लोबिन को तोड़ करके हीमोजाइम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और यह हीमोजाइम जो होता है बहुत ही विषैला पदार्थ होता है, जिससे कि मनुष्य को तेज कंपन के साथ बुखार उत्पन्न होता है, और यही बुखार को हम लोग मलेरिया नामक बुखार के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा कि ये जो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, ये जो प्लाज्मोडियम परजीवी है, प्लाज्मोडियम परजीवी है, परजीवी, इसके कुल 4 प्रजातियां पाई जाती है। परजीवी की कुल 4 जातियां, कुल 4 जातियां पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी जाति होगी? तो पहला होता है इसका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मैलेरियाई, प्लाज्मोडियम मैलेरियाई, ये पहली जाति है प्लाज्मोडियम परजीवी। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तीसरा होता है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, फैलसीपेरम। और चौथा होता है इसका प्लाज्मोडियम ओवेले, ओवेले। तो प्लाज्मोडियम परजीवी की कुल 4 जातियां होती है, जिसमें पहला है प्लाज्मोडियम मैलेरियाई, दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, तीसरा है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, और चौथा है प्लाज्मोडियम ओवेले। और ये चारों जातियां बुखार उत्पन्न करने में समर्थ है, मलेरिया उत्पन्न करने में समर्थ है। ठीक है,
तो आपका ये चारों जाति ध्यान रखना है, और किस प्रकार से प्लाज्मोडियम परजीवी से बीमारी उत्पन्न होती है वो आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम लोग लक्षण की तरफ, इसका सिम्टम क्या होगा। तो इस बीमारी में लक्षण क्या क्या होंगे, जब यह बीमारी उत्पन्न होगी तो रोगी कौन कौन सा लक्षण प्रदर्शित करेगा, अब थोड़ा उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो लक्षण जिसे हम लोग बोलते हैं सिम्टम। ठीक है, लक्षण हमारा है, हम एक दो करके नंबरी पे इसको ध्यान से समझेंगे। तो आपको पता है कि मलेरिया क्या होता है, एक तरह का बुखार होता है। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, बुखार। तो तेज कंपन होगा, थरथराहट, बॉडी कांपेगा। तेज कंपन के साथ बुखार उत्पन्न होता है। तेज कंपन के साथ बुखार उत्पन्न होगा। दूसरा, आपको पता है कि इसमें जब बुखार उत्पन्न होता है तो बुखार में 3 अवस्थाएं आती हैं। बुखार में 3 अवस्थाएं आती हैं। पहला होता है इसका गर्मी, बहुत तीव्र गर्मी लगेगा। दूसरा हो जाता है जब गर्मी आएगी तो बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, और पसीना के बाद अचानक से ठंड भी लगने लगता है। ठीक है, तो 3 अवस्थाएं आती है। अचानक से गर्मी लगने लगेगा, फिर बहुत सारा पसीना आएगा, और फिर अचानक ठंड लगने लगेगा। ये इस बीमारी में लगातार रेगुलरली ऐसा होते रहता है रोगी के साथ। तीसरा, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा कि जब प्लाज्मोडियम परजीवी बॉडी में प्रवेश कर रहा है और ब्लड के सर्कुलेशन में जा रहा है, तो अब किसको तोड़ रहा है, हीमोग्लोबिन को। और जब वह हीमोग्लोबिन को तोड़ रहा है तो आप बताओ बॉडी के अंदर किसकी कमी होगी, रक्त की। तो तीसरा, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, चौथा, रक्त की कमी हो जाएगी तो आपको पता है कुछ चीजें तो कॉमन होती है, कमजोरी होगा, कमजोरी होगी, ये स्वाभाविक बात है। और पांचवा, लगातार वजन घटते रहता है, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। आप यहाँ से और भी बना सकते हो कि बॉडी में की कमी हो जाती है तो सही गीला हो जाता है, आंखों के सफ़ेद जो परत होते हैं, श्वेत पटल जो है वो भी धीरे धीरे पीला होने लगता है, अर्थात रोगी कुछ जॉन्डिस के पेशेंट जैसा भी दिखना शुरू हो जाता है। ये सारे इसके क्या है, सिम्टम। ये सारे इसके सिम्टम हैं। उपचार में क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने टॉपिक उपचार का बना दिया है। उपचार में क्या होता है कि अभी तक हमारे देश के मेडिकल साइंस के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का कोई भी ऐसा दवाई नहीं बनाया है जो बहुत अधिक इस बीमारी में प्रभावी हो, कार्य करे। फिर भी जो दवाई बनाई गई है उसमें एक है पेलियोड्रीन। यह दवाई इस बीमारी में प्रयोग की जाती है, बहुत अधिक बड़े स्तर पर की जाती है, इससे कुछ राहत मिलता है। और दूसरा कह सकते हो कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये है लखनऊ में। ये कहाँ है, लखनऊ यूपी में। यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक पेड़ होता है अंटेमिसिया नामक पेड़ से एक पदार्थ प्राप्त किया है जिसका नाम है अर्टिथीन नामक पदार्थ को प्राप्त किया है। और यह अर्टिथीन नामक पदार्थ जो है मलेरिया के उपचार में बहुत हद तक अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक है, तो आपको केवल उपचार में इन 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। यही चीज़ें अभी तक में हमारे पास अवेलेबल है, बाकी कोई भी ऐसा दवाई नहीं बनाएगा जो बहुत अधिक तरीके से प्रभावी हो, या कोई टीका का विकास अभी तक किया गया नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग रोकथाम का, प्रिवेंशन का। प्रिवेंशन में आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा कि जागरूकता फैलानी होती है, आसपास आपको पानी को जमा होने नहीं देना है,
जिससे कि मच्छर को पनपने का मौका मिले। आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है, रोगी जो है उसको भी साफ सफाई का ध्यान रखना है। अगर हम लोग अवेयर रहेंगे इन सभी चीज़ों के प्रति, बीमारियां कम होंगी। ठीक है, ये इसका रोकथाम है। तो चलिए, हमारा इस प्रकार से मलेरिया का जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको बताना है, कमेंट करना है, और अगर बढ़िया लगे तो आप पता है आपको क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है।